हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। एक ही चीज़ याद रखनी कि एल्युमिनियम जो होती है एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अपक्रिया करती हैं, न ही गर्म जल के साथ अपक्रिया, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। धातु ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम आयरन जिंक के साथ शीतल जल के साथ अपक्रिया करके गर्म जल के साथ अपक्रिया। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। कौन सी? Pb, Cu, सिल्वर तथा ये धातु आपको याद रखने की कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है, कौन सी नहीं करती। तो एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ क्रिया करती हैं, न ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती। लेड, कॉपर, सिल्वर ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया। धातु तनु अम्ल से अपक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु जो होती हैं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं। ध्यान रखना ये केवल हाइड्रोजन गैस का वो उत्सर्जित करती हैं तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके। धातुएं तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर लेती हैं, लेकिन धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अपवाद है? तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तनु नाइट्रिक अम्ल क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ये धातु के साथ अपक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस से जल में ऑक्सीकृत कर देता है तथा स्वयं किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2O और NO2 से अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। एकमात्र जो धातु है कौन सी? जो धातु है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ये क्या करती हैं? मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम अति तनु नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ में एक ही चीज़ है कि तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन नहीं करती हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। धातु के साथ अपक्रिया उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जल में ऑक्सीकृत कर देती है, स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्सीकृत करती है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीशियम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। मैग्नीशियम जरूर करती है। एक बार ये क्या है? तो एक बार ये भैया रॉयल जल का लैटिन शब्द है 3:1 मिश्रण होता है। एक बार में कितना मिश्रण होता है? 3:1 का मिश्रण होता है। अनुपात में सांद्र हाइड्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। इस HNO3 में HCl 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। 3 HCl और HNO3 में क्या होता है? HNO3 1 होता है, HCl 3 होता है, HNO3 1 होता है। HCl 3 HNO3 1 होता है। तो 1 होता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार ये भवकता यानी क्या चीज़ है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल ताज़ा मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक में सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण ये गोल्ड का में गला होता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल की अकेले ये क्षमता नहीं होती कि वे एक बार ऊर्जा भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक है तथा गोल्ड में प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। एक बार एजिया जो होता है, एक बार एजिया क्या है? एक बार देखो, एक बार एजिया से प्रश्न आएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व HNO3 का अनुपात क्या है? तो एक बार एजिया में जो अनुपात है 3 जो होता है वो HCl होता है, जबकि 1 जो होता है वो HNO3 होता है। HNO3 होता है। एक बार एजिया का ताज़ा मिश्रण होता है, ये गोल्ड को गला सकता है, ये इसमें गोल्ड को गलाने की क्षमता होती है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल को अकेले में ये क्षमता नहीं होती है। एक बार ये भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक है। क्या है? प्रबल संचारक है। गोल्ड में प्लेटिनम को गलाने में क्या होता है? समर्थ होता है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु से उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। उदाहरण के लिए आयरन कॉपर सल्फेट जलीय विलयन से क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकालता है। ध्यान रखना, क्योंकि जो आयरन होती है
Fe जो होती है, Fe जो है वो क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील होती है। ज्वाला का रंग कैसा बनेगा? ज्वाला का रंग क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर इनके लवण ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इनका प्रयोग आतिशबाजी को रंग देने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, आतिशबाजी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आतिशबाजी के लिए बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है और मैग्नीशियम को छोड़कर। क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं और उनके लवण ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इनके प्रयोग आतिशबाजी को रंग देने के लिए किया जाता है। क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़कर। किनको छोड़कर? बेरिलियम व मैग्नीशियम को छोड़कर। और बची कुछ जो क्षारीय मृदा धातु इनके ज्वाला अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। कारण इनका आतिशबाजी को रंग देने में किया जाता है। अधातु क्या होते हैं? अधातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु क्या होते हैं? अधातु ऋणावेशित होते हैं। अधातु क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। और धातु क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। अधातु ऋणावेशित होते हैं। ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म देखो। भौतिक अवस्था सामान्य तौर पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकती हैं। जैसे कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ये क्या है? ठोस हैं। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। गैस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या है? गैस के रूप में होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होती हैं। जैसे ठोस में आ जाएगी कार्बन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। द्रव में ब्रोमीन द्रव्य अधातु है। गैस में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ जाएगा। रंग ये कई रंगों में होती हैं। जैसे सल्फर का पीला रंग होता है, क्लोरीन गैस का हरा रंग होता है। सल्फर गैस का रंग पीला होता है, सल्फर का रंग पीला होता है। क्लोरीन का रंग हरा होता है, जबकि फास्फोरस का रंग लाल सफ़ेद होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रंगहीन होते हैं। हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। ध्यान रखना एक ही चीज़, क्या ध्यान रखना? कई रंगों में होते हैं। जैसे सल्फर पीला, क्लोरीन गैस हरी, फास्फोरस लाल सफ़ेद और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रंगहीन होते हैं। चमक अधातुएं, चमक अधातुओं के अंदर क्या नहीं होती है? चमक नहीं होती है। अधातुओं के अंदर का चमक नहीं होती है। सामान्यतः प्रकाश को अच्छी तरह से परावर्तित नहीं करती है। हीरा, कार्बन या हाइड्रोजन इसके अपवाद हैं। ध्यान रखना क्या चीज़ है कि इनके अंतर्गत क्या पाई जाती है? चमक। अधातुओं में चमक नहीं होती है। ये सामान्यतः प्रकाश को अच्छी तरह से परावर्तित नहीं करते हैं। हीरा, कार्बन एवं हाइड्रोजन इसके अपवाद हैं। हीरा, कार्बन, हीरा जो होता है कार्बन का एवं आयोडीन इसके क्या हैं? अपवाद हैं। चमक नहीं होती है। सामान्यतः प्रकाश का अच्छी तरह से नहीं। कठोरता अधातुएं कम कठोर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? कम कठोर होती हैं। सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। इसका अपवाद हीरा है जो कार्बन का अपरूप है। ये सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जानता था। ये कांच को भी काट सकता है। ध्यान रखना कठोरता अधातुएं कम कठोर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? कम कठोर होती हैं। सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। इसका अपवाद हीरा है। कार्बन का अपरूप है। कार्बन का क्या है? अपरूप अपरूप है। ये कांच को भी काट सकती हैं। ध्वनिकता ये धातुओं के समान टकराने पीटने में विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। इनके अंदर ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। कठोरता धातुओं में कठोरता कम होती है। धातुओं में क्या होती है? कठोरता कम होती है। धातुओं में कठोरता कम होती है। ध्वनिकता नहीं पाई जाती है। घनत्व अधातुओं में घनत्व जो होता है वो कम होता है। गलनांक अधातु में गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन ग्रेफाइट, कार्बन इसका अपवाद है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। यानी ध्यान रखना हम एक चीज़ देखते हैं कि जो अधातुएं होती हैं इनमें गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन जो आयोडीन जो वो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो कार्बन का अपवाद है, ग्रेफाइट जो हो वो कार्बन इसका अपवाद है, गलनांक बहुत अधिक होता है। ऊष्मी तथा विद्युत चालकता सामान्यतः धातु उसमें विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत का सुचालक बनती है। डायरेक्ट प्रश्न आता है निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मी एवं विद्युत चालक की क्या होती है? सुचालक होती है। भंगुरता का गुण धातु में के समान इसमें तन्यता में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। ध्यान रखना कि धातुओं के अंदर ध्वनिकता, तन्यता व आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, अपितु पीटने पर टुकड़े व चूर्ण में विभक्त हो जाती है। पदार्थ के इस गुण में जिसमें हथौड़े से पीटने पर चूड़िया टुकड़ों में बदल जाती है उसे भंगुरता कहते हैं। यानी पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें हथौड़े पीटने पर, ठीक है साहब। अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अधातुएं जो होती हैं वायु के साथ अभिक्रिया करके
अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय प्रकृति के क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनते हैं। सामान्यतः धातुएं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सामान्यतः जो अधातु होते हैं जल व जलवाष्प के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती हैं, इसलिए इसे फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि अधातुएं जो होती हैं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए फास्फोरस जल संग्रहित करते हैं। अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाता है। ध्यान रखना, अधिकांश धातुएं जो होती हैं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जो सल्फर होता है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर जल बनाता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण बने यौगिकों को आयनिक यौगिक, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। उपधातु कुछ तत्व धातु अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु कुल 7 हैं, डायरेक्ट आएगा। उपधातु कहते हैं 7 हैं, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में। ध्यान रखना, हमें तो 2 ही याद रखने मेन रूप से, एक बोरोन रखना है, एक सिलिकॉन रखना है, एक जर्मेनियम रखने। सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे मिश्रित किसी धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाना एक प्रचलित विधि है। ये संभागीय मिश्रण जिसका मुख्य अवयव एक धातु और मिश्र धातु कहलाता है, जैसे ठोस विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस विलयन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु जो होती है तो बनाने के लिए मिश्र धातु बना प्रचलित विधि है। संभागीय मिश्रण है जिसका मुख्य अवयव मिश्र करने के लिए ठोस विलयन भी कहते हैं। कौन के उपयोग? पीतल है, पिताजी से याद कर सकते हैं आप। पित्तल को याद रख सकते हैं। पिताजी का मतलब है भाई पीते पित्तल, पिताजी, जीते जिंक और ताते तावा कॉपर। ठीक है साहब, ये कहेगा कंप्लीट। ये बर्तन एवं घरेलू सामान बनाने में प्रयोग होता है। कंप्लीट। कांसा क्या है? Cu+Sn। कांसा जो है Cu+Sn का उदाहरण है। कांसा, कॉपर, कौस्ता और एसन टिन आएगा भाई, एसन टिन आएगा। कांसा किसका उदाहरण है? तो कॉपर प्लस एसन का उदाहरण है। ठीक है, सिक्के, बर्तन, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। कांसा किसका उदाहरण है? कांसा अपने कॉपर प्लस एसन का उदाहरण है। कॉपर प्लस एसन का उदाहरण है। ठीक है साहब। जर्मन सिल्वर के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जर्मन नहीं पाई जाती है। जर्मन सिल्वर के अंतर्गत कॉपर, जिंक और निकल पाई जाती है। जब कॉपर, जिंक और प्लस निकल, कॉपर जिंक यानी पीतल के साथ निकल और मिल जाएगा। कॉपर जिंक और निकल ये क्या हो जाएंगी? ये जर्मन सिल्वर क्या होगा? जर्मन सिल्वर पिताजी के साथ निकल। जर्मन सिल्वर क्या होगा? कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, ये बर्तन से क्या आभूषण बनाने में मैग्नीशियम, मैंगनीज और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण जो है मैग्नीशियम कहलाता है। मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम का जो मिश्रण है ये मैग्नीशियम कहलाता है। बेल मेटल, कॉपर प्लस एसन, बेल मेटल, कॉपर प्लस एसन का कॉपर प्लस जिंक प्लस एसन। इंजीनियरिंग सामान बना, घंटियाँ बनाना, कॉपर प्लस बेल मेटल, कॉपर प्लस एसन। घंटियाँ बनाने में बेल मेटल, कॉपर प्लस एसन। कांसा का जो मिश्रण है वही बेल मेटल है। कांसा जो है ये कांसा में कॉपर प्लस एसन है। ठीक है, कांसा में कॉपर प्लस एसन है। बेल मेटल में भी कॉपर प्लस एसन है। गन मेटल, कॉपर जिंक और एसन। ध्यान रखना, जर्मन ई कॉपर, जिंक और पीतल।
पीतल ते भर दूँ तेरी छाती है भैया, तो कॉपर प्लस जिंक। सन बेटे की छाती को गन मेटल, ठीक है, बनाने में पीतल की छाती है, पीतल कॉपर जिंक है को सन की है भरदम गनते। शोल्डर रांगा SN प्लस PV, शोल्डर SN प्लस PV, SN प्लस PV, शोल्डर रांगा। ड्यूरेलियम यानी स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम निकल कार्बन, क्रोमियम निकल प्लस कार्बन, क्रोमियम निकल स्टेनलेस स्टील। एल्निको मतलब एल्युमिनियम निकल और कोबाल्ट, एल्युमिनियम निकल और कोबाल्ट, ठीक है साहब। एल्निको एक बार और देखो भाई, क्या पीतल होगा पिताजी से याद रखना है, कॉपर जिंक, ठीक है। पीतल के बाद अपने गन मेटल, गन निकाल दिए, बच्चा ख़त्म कर दिए, कॉपर जिंक SN, ठीक है साहब। ये दो है गए, दो चलो ठीक है, हटाओ इनने दो इनने। फिर वाक़े बाद एल्निको याद कर लिया, एल्निको CS फेरस भी होता है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लो कांसा, कांसा को मिलता है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस SN, कॉपर प्लस SN। सन कांस सन ऐसा होता, कांस सन ऐसा होता। और ध्यान रखना, हमने एक चीज़ देखी, जब हम गन से अपने सन को मार देंगे, ठीक है, तो भी कांसा बनेगा और पीतल भरेंगे, गन मेटल, ये तीनों का क्या है अपने याद रखने का है। अपने एक चीज़ हमने देखी कि हम जर्मन सल मनी कॉपर और पीतल के संग और क्या निकल गई निकल, कॉपर पीतल निकल, जर्मन सिल्वर जिंक निकल, ठीक है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम याद है। बेल मेटल कॉपर प्लस SN, बेल मेटल कांसा और बेल है, चलो होता है गन मेटल। शोल्डर रांगा SN प्लस PV, रांगा शोल्डर SN, रांगा SN प्लस PV। ड्यूरालेमिन ये एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम और निकल अल्प मात्रा में। धातुओं की प्राप्ति खनिज, भूपर्पट एवं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिन्हें खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे किले या अभ्रक। खनिज कहलाते हैं। भूपर्पट एवं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिन्हें खनन के रूप में प्राप्त किए खनिज कहलाते हैं, जैसे किले व अभ्रक। ऐसे खनिज जिनमें विशेष धातु अधिक मात्रा में होती हैं, इनका लागत मूल्य कम व आर्थिक रूप से मूल्यवान होती हैं, अयस्क कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। खनिज भूपर्पट एवं प्राकृतिक रूप में पाते हैं, अयस्क किसका अयस्क है, बॉक्साइड का। गैंग क्या है, अयस्क में धातु के अतिरिक्त उपस्थित अन्य अनुपयुक्त पदार्थ गैंग कहलाते हैं, ठीक है साहब। अभी तो भाई दिक्कत है लाइफ में, मान रहा थोड़ी सी खुशी कम हुई है, लेकिन ये भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं अपने चीज़ें बेहद अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं। एल्युमिनियम के अंतर्गत बॉक्साइड है Al2+2H2 है, ठीक है। कोरंडम ये भी एल्युमिनियम का है। और डाइस्पार आपको याद रखने के एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं। एल्युमिनियम के अयस्कों के अंदर बॉक्साइड है, कोरंडम है, डाइस्पार है, क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट फेल्सपार ये किसके हैं, एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम के आगे। तो एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड, कैरेंडम बॉक्साइड में है। फिर है कॉपर के अंतर्गत क्यूप्राइट कौन सा का हो, कॉपर पायराइट्स भी कॉपर का है, कॉपर ग्लास भी कॉपर का है, और मेलेकाइट भी कॉपर का है। यानी हमने देखा कि एल्युमिनियम के अंतर्गत बॉक्साइड, कोरंडम, डाइस्पार, क्रायोलाइट, फेल्सपार है। तो फेल्सपार, क्रायोलाइट, डाइस्पार, कोरंडम, बॉक्साइड। कॉपर का क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट्स और मेलेकाइट। यानी कॉपर का कौन सा होगा, क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास और मेलेकाइट। सिल्वर के रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का डायरेक्ट आता है। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या है, तो AgCl, हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला AgCl है, ठीक है। एक अर्जेंटियन Ag2S, यानी हमने देखा कि Ag के रूबी सिल्वर, Ag का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइन, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, अर्जेंटाइन। जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलामाइन और बिलेमाइट, यानी एक ही चीज़ है। जिंक जो है जिंक का जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलेमाइन और बिलेमाइट, जिंकाइट, कैलेमाइन, बिलेमाइन, ठीक है साहब।
अब आ जाओ मरकरी। मरकरी का अयस्क का नाम है स्नेवार, HgS। मरकरी का क्या है? HgS है। मरकरी का क्या है? HgS है। मरकरी का HgS। गोल्ड जो है, गोल्ड जो है इसका है कैल्वेराइट। गोल्ड का क्या है? कैल्वेराइट। गोल्ड का क्या है? गोल्ड का कैल्वेराइट। और ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड AuCl। लेड पीवी का गैलेना PbS। और सीरूमेराइड PbCO3। यानी गैलेना किसका है? गैलेना लेड पीवी का और सीरूमराइड, ठीक है। आयरन Fe, हेमेटाइट, सीडेराइट भी किसका है? फेरस का। सीडेराइट आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट मैग्नीज का नहीं करना है। मैग्नेटाइट अपने फेरस का है। मैग्नेटाइट किसका है? मैग्नेटाइट फेरस का है। हेमेटाइट, सीडेराइट आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2 3H2O आयरन। ध्यान रखना। अब याद क्या करनी है कि आयरन जो है Fe जो है हेमेटाइट का है, सीडेराइट है, आयरन पायराइट है, मैग्नेटाइट याद रखना, लिमोनाइट, ठीक है। यूरेनियम पिच ब्लेड किसका है? पिच ब्लेड शीशा नहीं करना है। पिच ब्लेड जो है, पिच ब्लेड अपने किसका है? अपने यूरेनियम का है। पिच ब्लेड किसका है? यूरेनियम का, ठीक है। थोरियम का कितना है? मोनोजाइट। थोरियम का मोनोजाइट थोरियम का क्या है? मोनोजाइट। थोरियम का क्या हो गया? मोनोजाइट हो गया। थोरियम का मोनोजाइट। ठीक है साहब, थोरियम का क्या हो जाएगा? मोनोजाइट। आ जाओ दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। सोडियम क्लोराइड NaCl। डायरेक्ट आता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिए, ये साधारण नमक है। ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण है। ये किसका है? प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण है। ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण है तथा इनकी pH 7 होती है। समुद्र से प्राप्त अशुद्धि युक्त नमक को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित कर अक्षेपित करके शुद्ध किया जाता है। ध्यान रखना। ये की सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्मूला साधारण नमक को बोले प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ करके pH 7 है। अशुद्धियुक्त हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित शुद्ध किया जाता है। उपयोग क्या? भोजन खाद्य परीक्षण मीकरण मिश्रण में, भोजन खाद्य परीक्षण और मीकरण के मिश्रण में NaOH, Na2CO3, NaHCO3 व्यंजक सूड आदि में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस किस में प्रयोग किया जाता है? NaOH, Na2CO3, NaHCO3 कच्चे माल के सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में, सड़कों पर जो जमी बर्फ हो जाती है, बर्फ को हटाने में भी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में भी, किसका प्रयोग किया जाता है? सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में भी NaCl का प्रयोग किया जाता है। NaCl का प्रयोग तो हमने देखा। NaCl का भोजन खाद्य परीक्षण मीकरण मिश्रण में NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 व्यंजक सूड आदि में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। सड़कों पर जमी बर्फ के रूप में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है? इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ये क्या है? कास्टिक सोडा है। ये औद्योगिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। जैसे क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, यानी कास्टिक सोडा कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा होता है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहता है। इससे एनोड क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। उपयोग: साबुन, कागज, सिल्क उद्योग व अन्य रसायनों के निर्माण में, बॉक्साइड के धातुकर्म में, पेट्रोलियम शोधन वसावत तेलों के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी गैस का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न क्या आएगा? उपयोग: साबुन,
कागज, सिल्क उद्योग व अन्य रसायनों के निर्माण में भी, बॉक्साइट के धातु कर्म में भी, पेट्रोलियम शोधन में भी, वसा व तेलों के निर्माण में भी, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन, कागज इसमें प्रयोग किया जाता है। बेरंजक चूड़, बेरंजक चूड़ CaOCl2, इसका रासायनिक कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है। इसे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। बेरंजक चूड़ मुख्यतः CaOCl2 तो CaCl2 का मिश्रण है। वस्त्र व कागज उद्योग में व्यंजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। रोगाणुनाशक में ऑक्सीकारक के रूप में हेतु अनुमूलक क्रिया क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान रखना CaOCl2 यह अपने तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? क्लोरीन गैस। बेकिंग सोडा NaHCO3 से खाने का सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे खाद्य पदार्थ मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी कारण कि एक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं, उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। ठीक है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से पदार्थ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इसी कारण खाद्य पदार्थों में मिलकर हल्के और इसमें छिद्र पड़ता है। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टिक अम्ल खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में सोडा वाटर शीतल पेय में पेट की अति अम्लता को दूर करने में मंद प्रतिरोधी के रूप में अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ बेकिंग में सोडियम वाटर में पेट मंद धावन सोडा, कपड़े का सोडा Na2CO3 .NH2 रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका निर्माण साल्वे विधि से किया। इसके अलावा बेकिंग सोडा को गर्म करने पर पुनः क्रिस्टल करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा प्राप्त होता है। ध्यान रखना क्या कि इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट, इसका निर्माण साल्वे विधि से किया गया। बेकिंग सोडा को गर्म पुनः क्रिस्टल कर कपड़े धोने में सोडा में इसका प्रयोग किया जाता है। कठोर जल और मृदु बनाने में, धुलाई व सफाई में कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच साबुन, बोराक्स के निर्माण में अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। कठोर जल धुलाई के उपयोग में कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर अपमार्जक के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट या अर्ध हाइड्रेट, इसे POP भी कहते हैं। जिप्सम CaSO4.2H2O, इसे 393 के ताप पर गर्म करने पर ये प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 H2O, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, इसे POP भी कहते हैं। जिप्सम CaSO4.2H2O 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। ठीक है साहब, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, इसे POP भी कहते हैं। जिप्सम CaSO4.2H2O 393 के पर गर्म करते हैं। उपयोग प्लास्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण, दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ आदि सजावटी सामान बनाने में और अग्नि सह पदार्थों के रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साहब, प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाना, भवन निर्माण, दंत चिकित्सक में, मूर्तियाँ सजावटी बनाने में, अग्नि से पदार्थों के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसे सोरा या गन पाउडर भी कहते हैं। इसे सोरा या गन पाउडर भी कहते हैं। विस्फोट व आतिशबाजी के लिए, पटाखे, उर्वरक व कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसे सोरा या गन पाउडर भी कहते हैं। विस्फोट या आतिशबाजी के रूप में, पटाखे, उर्वरक व कांच बनाने में भी किया जाता है। कॉपर सल्फेट CaSO4.5H2O, इसको नीला तोता भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को, CaSO4 को उपयोग तावा धातु के निष्कर्षण में, कीटाणु नाशक में, रंगाई व छपाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रंगाई व छपाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
नीला तोता का प्रयोग। नीला तोता कॉपर सल्फेट CuSO4.2H2O। उपयोग तावा धातु के निष्कर्षण में, कीटाणुनाशक और रमगाई छपा में। फिटकरी पोटासियम K2SO4 Al2SO4.24H2O। उपयोग रक्त का थक्का बनाने में, चमड़े की रंगाई में, जल शुद्धिकरण में। फिटकरी पोटासियम K2SO4 Al2SO4.24H2O। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NH4Cl NH4Cl। ठीक है साहब। एक उपयोग उर्वरक निर्माण में शुष्क तथा लेक्लोन्सी सेल में डायरेक्ट आता है। शुष्क व लेक्लोन्सी सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क तथा लेक्लोन्सी सेल में बर्तनों पर कलाई करने व टाँका बनाने में, कपड़ों की रंगाई में भी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसे खड़िया या चूना पत्थर संगमरमर कहते हैं। डायरेक्ट आता है खड़िया या संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। खड़िया चूना पत्थर संगमरमर कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट Mg3 का PO4 का वोल्टाइज मैग्नीशियम Mg3 PO4 का वोल्टाइज से अन्य नाम ट्राई मैग्नीशियम ड्राई फास्फेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग पूरक आहार के रूप में मैग्नीशियम व फास्फोरस के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, कहा मैग्नीशियम फास्फेट Mg3 PO4 का वोल्टाइज, इसका अन्य नाम ट्राई मैग्नीशियम ट्राई फास्फेट। इसका उपयोग पूरक आहार के रूप में मैग्नीशियम व फास्फोरस स्रोत के रूप में किया जाता है। एक पन्ना और बचा है बस। CDT DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइफ्लोरोएथेन। ठीक है साहब। DDT डाइक्लोरोफेनिल ट्राइफ्लोरोएथेन क्लोरोबेंजीन तथा क्लोराइड को सांद्र एसिडों के साथ गर्म करने पर DDT का निर्माण किया जाता है। DDT क्या है? DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरो व सांद्र एसिडों सुपर के साथ गर्म करने पर DDT का निर्माण होता है। DDT एक सफ़ेद ठोस यौगिक है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में मच्छरों व खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। DDT का प्रयोग क्या है? DDT की फुल फॉर्म में डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन क्लोरोबेंजीन क्लोरो को सांद्र एसिडों सुपर के साथ गर्म करने पर DDT का प्रयोग किया जाता है। DDT एक सफ़ेद ठोस यौगिक है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में मच्छरों खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका अन्य व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन व लिंडेन 666। पेशी नाम दिया है। परावनी प्रकाश की पश्चिमी बेंजीन को क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसका उपयोग भी कृषि में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, परावनी प्रकाश की पश्चिमी बेंजीन की क्लोरीन से कृषि में। क्लोरोफॉर्म CHCl3 याद रख, क्लोरोफॉर्म का सूत्र आलिया CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 जिसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। जब एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन को भ्रंजक चूड़ जल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म क्या? CHCl3 है, ट्राइक्लोरोमेथेन है। जब एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन को भ्रंजक चूड़ तथा जल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरोकीप्रीन बनाता है, जो शुद्ध गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 होता है। ठीक है साहब। इसका उपयोग निश्चेतक व रोगाणुनाशी के रूप में होता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रियान प्रशीतक R22 के रूप में बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमेथेन है। क्लोरोफॉर्म का फुल फॉर्म ट्राइक्लोरोमेथेन है। एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन को भ्रंजक चूड़ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म आता है। क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ अभिक्रिया क्लोरोक्वीन बनाता है। इसका उपयोग निश्चेतक व रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। वर्तमान क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रियान प्रशीतक R22 के रूप में किया जाता है। क्लोरोबेंजीन यही एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक है। क्लोरोबेंजीन क्या है? ये सुगंधित कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5Cl है। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl
C6H5Cl है। C6H5Cl किसका सूत्र है? क्लोरोबेंजीन का सूत्र है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है? C6H5 और CCl। ठीक है, ये इसका सूत्र है। ठीक है साहब, यही क्या है? सुगंधित कार्बनिक पद यौगिक है जिसका रासायनिक ये है। इनका उपयोग DDT कीटनाशी के रूप में संश्लेषण में किया जाता है। DDT व कीटनाशी के रूप संश्लेषण में क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र C6 सुगंधित कार्बनिक पदार्थ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियान CFC क्या है? पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन को फ्रियान कहते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन को फ्रियान कहते हैं। कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़कर यौगिक का निर्माण करते तो इन यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं। इन्हें फ्रियान भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान फाइलो कार्बन परमाणु जब क्लोरीन फ्लोरीन से जुड़कर क्लोरोफ्लोरो फ्रियान कहते हैं। फ्रियान के उपयोग अक्रिय विलायकों के रूप में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शीतलहर, शीतक के रूप में भी किया जाता है। डायरेक्ट आता है। क्लोरोफ्लोरो का उपयोग CFC का प्रयोग जो है इसका प्रयोग फ्रियान के उपयोग में अक्रिय गैस विलायकों के रूप में प्रयुक्त होता है। रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर, शीत महासंक, शीतक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है साहब, साबुन और अपमार्जक का प्रयोग। ठीक है, साबुन क्या है? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण हैं। ध्यान रखना। तो साबुन क्या है? साबुन क्या है? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों किस किसके? कार्बोक्सिलिक अम्लों व सोडियम तथा पोटेशियम लवण के श्रृंखला होते हैं साबुन। सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। साबुन बनने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ऐसे दौरान साबुन के साथ सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ध्यान रखना, साबुन के रूप में सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ये मिसेल बनाकर गंदगी हटाते हैं तथा कठोर जल के साथ कार्य नहीं करते हैं। बिल्कुल कठोर जल के साथ कार्य नहीं करते। मिसेल में जल विरागी भाग, लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है, जल विरागी भाग होता है लंबी श्रृंखला वाला अंदर, तथा आयनिक जलरागी भाग आयनिक भार की ओर होता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न आता है। क्या आता है कि जो साबुन होता है, साबुन जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बन जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों व सोडियम तथा पोटेशियम लवण है। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन के साथ सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ये मिसेल बनाकर गंदगी हटाते हैं तथा कठोर जल से कार्य नहीं करते। मिसेल में जल विरागी भाग, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन भाग अंदर, जलविरागी भाग जो होता है वो अंदर होता है तथा आयनिक जो भाग होता है, आयनिक जलरागी आयनिक भार की ओर होता है। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम या कैल्शियम के लवण, मैग्नीशियम व कैल्शियम के जो लवण होते हैं के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाते हैं और ये स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है, जबकि अपमार्जक में ऐसा नहीं होता है। साबुन जो होती है कठोर जल में उपस्थित जो मैग्नीशियम व कैल्शियम जो होते हैं, ये जो साबुन कठोर जल के साथ क्या करते हैं, उपस्थित मैग्नीशियम व कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं, घुलता नहीं है, वो पदार्थ स्कम बनाते हैं और ये स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है, और जबकि अपमार्जक ऐसा नहीं करता। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अपमार्जक जो होते हैं, ये अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फ्यूरिक लवण तथा अमोनिया लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। ये कठोर जल में भी कार्य करते हैं। इनका उपयोग शैम्पू बनाने में, कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना एक ही चीज़ के जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक जो होते हैं तो लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण व अमोनिया लवण होते हैं। क्लोराइड तथा ब्रोमाइड आयनों के साथ कठोर जल से भी कार्य करते हैं। इनका उपयोग शैम्पू बनाने में, कपड़े धोने में किया जाता है। अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं। रेडाइनी अपमार्जक, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, टूथपेस्ट, कपड़ों को धोने में, कपड़ों को रेडाइनी अपमार्जक। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, टूथपेस्ट और कपड़ों को धोने में। रेडाइनी अपमार्जक सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, उपयोग गैस कंडीशनरों में। ठीक है, रेडाइनी अपमार्जक जो होते हैं, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट। रेडाइनी अपमार्जक सेटिल ट्राई अमोनियम ब्रोमाइड,
गैस कंडीशनर में उदासीन अपमार्जक ग्लिसरॉल पॉलीटेट, ग्लिसरॉल ओलिटेट। उपयोग बर्तन साफ करने के द्रव में तथा कठोर जल Mg2C+SO साथ झाग बनाते हैं। अपमार्जक कठोर जल Mg+Ca+2SO2- Cl- आयन के साथ झाग बनाते हैं। ग्लिसरॉल पॉलीरेट, ग्लिसरॉल ओलिएट उदासीन अपमार्जक। धनायनी में गैस कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। सेंट्रल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। रेडायनी में सोडियम लॉरेल सल्फेट आदि अपमार्जक के 3 भाग होते हैं। डायरेक्ट दोबारा से देखो अपमार्जक को। अपमार्जक के 3 भाग होते हैं। अपमार्जक के 3 प्रकार होते हैं। अपमार्जक के 3 प्रकार होते हैं। रेडायनी अपमार्जक होता है सोडियम लॉरेल फास्फेट सल्फेट और सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये टूथपेस्ट और कपड़ों को धोने में। रेडायनी। धनायनी में सोडियम ट्राई अमोनियम ब्रोमाइड गैस कंडीशनर में। उदासीन में ग्लिसरॉल पॉलीरेट और जो बर्तन साफ करने में। ठीक है, ये थे हमारे धातु टॉपिक। इसके हम PYQ प्रश्न देखेंगे कि PYQ प्रश्न जो है वो कितने हैं। इसके PYQ प्रश्न निम्न में से कौन सा युग्म अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है। तो Al2O3 एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है, Al2O3 जो है ये अपने क्या दोनों कार्य करता है, अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। कौन सा एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है, कौन सा एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है Al2O3 जो है अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, कि अम्लीय तथा क्षारीय दोनों कार्यों को कौन दर्शाता है, तो Al2O3 दर्शाता है। Al2O3 दर्शाता है। ठीक है, KOH नहीं दर्शाता है, Na2 नहीं दर्शाता है, CO2 नहीं दर्शाता है। Al2O3 अपने अम्लीय क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। फिर आइए साहब अपने कांसा भाई पिताजी पीतल ते भर दे छाती भैया Cu+Sn नहीं कॉपर प्लस जिंक। पिताजी तो पिताजी जिंक। तो ये भाई ठीक है साहब। कांसा जो है भाई, कांसा हमने देखा, कांसा किससे है, कांसा कॉपर, तांबा प्लस टिन। ठीक है साहब, कांसा तांबा प्लस टिन। जर्मन सिल्वर जो है इसमें तांबा, जिंक और निकल टाइप धातु, सीसा, एंटीमनी और टिन। तो 4 पहले में 4, फिर 3, फिर 2 तांबा, जिंक, निकल और मुद्रा टाइप धातु, सीसा, एंटीमनी। वेरी गुड, शानदार प्रश्न भाई, ये करना है, ये कंठस्थ याद करना है। ये है इसमें उत्तर। यानी कांसा में अपने तांबा टिन, पीतल में तांबा जिंक और जर्मन सिल्वर में तांबा जिंक निकल और अपने मुद्रा टाइप में सीसा, एंटीमनी। निम्न में से कौन सा अधातु है, तो निम्न में से अधातु नाइट्रोजन अधातु है। निम्न में से क्या है, नाइट्रोजन अधातु है। आज चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं Ag2S। ध्यान रखना कि बर्तन को, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर क्या बनाने का कारण काले हो जाते हैं, तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड है। सिल्वर सल्फाइड ये हमने पढ़ा था ना। Ag2S चांदी बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने पर ये क्या पड़ जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। किस कारण, सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं। ठीक है साहब। घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, तो एक्वा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें HCl + HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl जो होता है 3 होता है। ठीक है, ये एक्वा होता है। एक्वा क्या होता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग किया जाता है, तो वो एक्वा। ठीक है साहब। निम्नलिखित कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है, तो चाकू द्वारा अपने पोटेशियम धातु, सोडियम तथा पोटेशियम दोनों काटी जा सकती है। तो एक चाकू द्वारा पोटेशियम काटी जा सकती है। ठीक है, कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संचार कोरोइड हो जाती है जब उन्हें लंबे समय तक जल आर्द्रवायु के संपर्क में रखा जाता है। कुछ जो धातुएं लोहे के साथ संचारित हो जाती हैं जब उन्हें लंबे समय तक अनावृत खुला रखा जाता है। ठीक है, अनावृत खुला रखा जाता है तो वो अर्धवायु के साथ इन्हें खुला रखा जाता है। अर्धवायु के साथ कुछ धातुएं तो निम्नलिखित में से लोहे की जंग लगने से बचाने की क्या किया, लोहे की वस्तु क्रोमियम का लेपन सही है। तो का जल में संग्रहण गलत। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना सही है। लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग न लगने वाले एलॉय मिश्र धातु बनाना। तो इसका उत्तर 1 3 4
1, 3, 4 इसका उत्तर है। यानी लोहे पर वस्तु में जंग से बचाने के लिए लोहे पर वस्तु क्रोमियम का लेपन, लोहे की वस्तु ग्रीस लगाना और अन्य तत्व धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। एक ये रहा, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो चांदी नहीं, अपने क्रियाशील दूसरा अधिक क्रियाशील कौन सा है, सोडियम है सबसे अधिक क्रियाशील निम्न में से। जबकि चालक पूछता तो चालक में चांदी आती सबसे अधिक चालक धातु, जबकि इसने क्रियाशील पूछा तो सोडियम। धातु जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी व ब्रोमीन। जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन व मरकरी। कौन कौन, ब्रोमीन व मरकरी। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु है सिलिकॉन। ठीक है साहब, उपधातु अधातु सिलिकॉन। सामान्य द्रव अवस्था में ब्रोमीन। लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन उसे जंग लगाने से बचाता है, इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। वेरी गुड प्रश्न है। लोहे पर जिंक या क्रोमियम के लेपन जिसे जंग लगने से बचाता है क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार से ध्वनि उत्पन्न करती हैं वे आघातवर्धीय धातु कहलाती हैं। गलत 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 गलत। वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार से ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि ध्वनि ध्वनिकता का गुण पाया जाता है सोनोरस। सोनोरस बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है, तो इसमें आएगा ध्वनिक, ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। क्या पूछा है, असत्य पूछा है। सोडियम तथा पोटेशियम नरम धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता, सही है। आयोडीन एक धातु है लेकिन ये चमकीली होती है, सही है। पारा एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ठीक है, सुचालक होती है, यही है इसका उत्तर, ठीक है। खाने के डिब्बों कैन पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि जिंक टिन से, जिंक जो है खाने के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि टिन आपका वो जिंक से कम क्रियाशील है। टिन जो है जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है, ठीक है, यही है, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है। खाने के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर टिन की क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है वो टिन से अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी Hg, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु के कौन से गुणधर्म में घंटियाँ तथा संगीत वाद्यता के तारें बनाई जाती हैं, तन्यता, गलत। घंटिकता, सोनोरिटी, बहुत खतरनाक प्रश्न, बिल्कुल बहुत 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 शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न। क्या है, धातु के कौन से गुणधर्म के प्रयोग में घंटी तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती हैं। तो 4 उत्तर, घनिकता, सोनोरिटी। क्या है, धातु के कौन से गुणधर्म के प्रयोग घंटियाँ तथा संगीत वाद्य घनिकता, सोनोरिटी। फिर आ जाओ, स्टेनलेस स्टील को लोहे से मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है निकिल, क्रोमियम, एल निको स्टील को लोहे के साथ मिलाकर, मैग्नीशियम ना है यार, कार्बन, 1, 2, 4। बढ़िया शानदार प्रश्न। प्रश्न क्या है, देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न में से मिलाकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पहला उत्तर है 1, 2, 4, सही है। 1, 2, 4 कार्बन, निकल, क्रोमियम और मैंगनीज, इनको मिलकर, ये नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, इनको मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्या, कार्बन, निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है साहब, और ये तुम्हारा मैंगनीज, Mn, इनके मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस मैंगनीज, इन तीनों चारों से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। इसलिए इसका उत्तर 1, 2, 4, ये कार्बन, निकल, क्रोमियम और ये मैंगनीज, ये उत्तर इसका सही है। मैग्नीशियम का प्रयोग नहीं। एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता। वह पानी के साथ बढ़ती हुई प्रक्रिया एक्स को पहचानिए। सोडियम, ठीक है, सोडियम एक ऐसा तत्व है जो नरम धातु का होता है। सूची फर्स्ट, तन्य धातु, पीट कर पतली चादर बनाना, आघात वर्धनीयता, ठीक है साहब,
टकराने से खनखनाहट उत्पन्न होती है। ध्वनिक खींचने पर तार का रूप ये। और द्वितीय लश्चर, लश्चर क्या, चमक। देखो साहब 3 ऑप्शन है, पहले में 3 है, यानी पहले में 3 है। एक चीज़ याद रखनी है कि जो लश्चर है का ये चमक है, यानी द्वितीय लश्चर, लश्चर क्या है, चमक। इसको ये पहली बार पढ़ रहा हूँ इसलिए इसको लश्चर, लश्चर क्या है, चमक है, लश्चर क्या है, चमक। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? सीसा एवं टिन। वेरी वेरी शानदार प्रश्न। कौन सा प्रश्न? शानदार प्रश्न। कौन सा? ये। इसी मिश्र धातु का उपयोग विद्युत धाराओं की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। परस्पर वेल्डिंग के लिए क्या किया जाता है? PV प्लस SN का प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ये थी हमारी जो हमने पढ़ा धातु अधातु जो चैप्टर था, उसकी PYQ थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनर की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम। ठीक है साहब, ये था हमारा 16 पन्ना तक हो गया है। इस चैप्टर को आज ही अभी तुरंत ही इसको हम करेंगे, प्रकाश चैप्टर को और कंप्लीट करके हम इसके PYQ करेंगे और आज हम इसको लगभग या आनुवंशिक तक पहुंचा देंगे, फिर जिससे हमारे 2 ज्योग्राफी, ये फिजिक्स और हमारी केमिस्ट्री ये कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद। राम राम साहब।